प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक ज्ञान कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लास में अपन ने पिछले वीडियो में एक लोकतंत्र के रूप के आधार पर अपन ने उसके रूपों के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला जो रूप है ना, राजनीतिक लोकतंत्र, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। उस राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में अब अपन आगे बढ़ेंगे। एक संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की आधारभूत मान्यताएं क्या क्या होती हैं, तो वो मान्यताएं निम्नलिखित हैं। एक संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की आधारभूत मान्यताएं निम्न है। पहला, ये संविधान में विश्वास करता है। एक राजनीतिक लोकतंत्र है, वो संविधान में विश्वास करता है, यानी उसका एक संविधान होता है, संविधान के अनुसार वो शासन करता है। दूसरा, ये प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है, यानी एक राजनीतिक लोकतंत्र जो है वो प्रभुसत्ता यानी शासन की जो शक्ति है वो जनता में मानता है, ये विश्वास करता है, उसमें जनता के अंदर है वो शक्ति। तीसरा, इसका ये भी मान्यता है कि इसका सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य तथा व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन होता है। चौथा, ये जो राजनीतिक लोकतंत्र है ना, इसकी आधारभूत मान्यता चौथी ये है कि ये मानता है कि जनता ही शासन या सरकार की नियुक्ति, नियंत्रण तथा उसे पदच्युत या हटा सकती है। यानी ये भी मानता है कि जनता ही शासन को, सरकार को नियुक्त करती है, उस पर नियंत्रण करती है तथा उसे पद से हटा भी सकती है। पांचवी मान्यता इसकी है कि यह स्वयं में साध्य नहीं होता, बल्कि लोकतांत्रिक साध्यों यानी उद्देश्यों या लक्ष्यों व मूल्यों की प्राप्ति करने का एक साधन होता है। अब अपन लोकतंत्र के रूप में एक पढ़ लिया राजनीतिक लोकतंत्र, अब दूसरा लेंगे सामाजिक लोकतंत्र। लोकतंत्र का दूसरा रूप सामाजिक लोकतंत्र। तो सामाजिक लोकतंत्र समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी कहा जाता है, यानी समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को अपन सामाजिक लोकतंत्र भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ या इसका अर्थ यह है कि वह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, यानी वह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जिसकी समाज व्यवस्था में किसी भी नागरिक के साथ वर्ग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन व क्षेत्र या नस्ल के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा सभी को समान समझा जाएगा, यानी कानून के समक्ष सभी को समान समझा जाएगा। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित दो बातें आवश्यक है। यानी एक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना कब हो सकती है, तो उसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। पहला कि धर्म, जाति, भाषा, लिंग, क्षेत्र व नस्ल आदि के आधार पर समाज में विशेषाधिकार की जो व्यवस्था है ना, उसको समाप्त किया जाए। वह सभी व्यक्तियों का सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाए, यानी सभी व्यक्ति जो समाज के लोग हैं उनको सामाजिक प्रगति यानी विकास के लिए समान अवसर दिए जाए, तभी ये सामाजिक लोकतंत्र है ना की स्थापना या उसकी सफलता हो सकती है। तीसरा जो लोकतंत्र का रूप है आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में एक लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है या इसका आशय यह है कि जब तक राज व्यवस्था या शासन व्यवस्था में आर्थिक समानता स्थापित नहीं की जाएगी, तो समाज के लोग अपने राजनीतिक अधिकारों का उपयोग
स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाएंगे। अतः ऐसी स्थिति में राज्य में लोकतंत्र भी सफल नहीं हो पाएगा। आर्थिक लोकतंत्र का विचार जो जिन लोगों ने दिया उनमें मार्क्सवादियों तथा समाजवादियों ने का योगदान है, और ये इन्होंने मार्क्सवादियों और समाजवादियों ने वर्तमान सदी में ये प्रस्तुत किया है। चौथा लोकतंत्र का रूप नैतिक लोकतंत्र, यानी कुछ विद्वानों या विचारकों ने लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में भी स्वीकार किया है। लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। यह समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का एक वास्तविक या व्यवहारिक रूप होता है जो मानवीय मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार मानता है। इस प्रकार के लोकतंत्र के दर्शन या रूप की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हमें सन 1789 की फ्रांस की राज्य क्रांति में हमें स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे के नारों के रूप में हुई थी। इन तीनों विचारों को, यानी ये जो तीन शब्द है ना, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे, इन तीनों विचारों को शासन व्यवस्था में पूरी तरह से बिना लागू किए नैतिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती, या इन विचारों के बिना उस देश में लोकतंत्र की स्थापना भी नहीं हो सकती। आप पढ़ेंगे अपन दूसरा, लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत व दृष्टिकोण, यानी लोकतंत्र से संबंधित विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, इसके बारे में अपन विस्तार से इस बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र अपने आप में एक विस्तृत विचारधारा का नाम है, यह विचारधारा है, तथा विद्वानों में इस बात या इस तथ्य को लेकर मतभेद कि लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक उपभोग कौन करता है, यानी इन बातों को लेकर मतभेद है विचारकों में कि लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक उपभोग कौन करता है, अथवा सत्ता का वास्तविक उपभोग किस वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए, तथा शासक व शासित, यानी शासक व शासित वर्ग में किस प्रकार के संबंध होते हैं। लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए, यानी लोकतंत्र की मूल्य जो व्यवस्था है वो क्या होनी चाहिए, इसको लेकर भी विचारपूर्ण मतभेद है। अतः इस प्रकार के चिंतन या विचारों के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत व दृष्टिकोण अलग अलग प्रस्तुत किए गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। अब लोकतंत्र का जो पहला परंपरागत उदारवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण, दूसरा लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, तीसरा लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, चौथा लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, पांचवा लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। अब इनको अपन एक एक पॉइंट वार अपन वर्णन करेंगे। पहला है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। इस सिद्धांत का प्रतिपादन पश्चिमी विद्वानों या पश्चिमी देशों के उदारवादी विचारकों द्वारा पिछली 3 शताब्दियों या सदियों में किया गया है, तथा इसके विकास में
तथा उसको लोकप्रिय बनाने में, यानी इस सिद्धांत को विकास के अंदर, इस सिद्धांत के विकास में और इसको लोकप्रिय बनाने में जिन विचारकों ने योगदान दिया या जिनका योगदान है उनमें होब्स, जॉन लॉक, रूसो, बेंथम, जेएस मिल, मॉन्टेस्क्यू, टीएच ग्रीन, हर्बर्ट स्पेंसर तथा अब्राहम लिंकन का रहा है। इस सिद्धांत को लोकतंत्र का पश्चिमी अथवा लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी पश्चिमी विद्वानों द्वारा दिया गया, इसलिए इसको पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं, तो जो मान्यताएं हैं उनको अपन प्रमुख मान्यताओं के रूप में कौन कौन सी मान्यताएं हैं उनकी वो अपन पढ़ेंगे। अब प्रमुख मान्यताओं में व्यक्ति को एक बुद्धिमान प्राणी मानती है, यानी ये लोकतंत्र की, ये जो लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की जो विचारधारा है वो उसकी ये मान्यता है कि व्यक्ति एक बुद्धिमान प्राणी है, अतः उसमें अपना हित और अहित समझने की क्षमता होती है। वह सभी मनुष्यों में न्यूनतम तर्क वितर्क, यानी ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा तर्क वितर्क करने की बुद्धि और संवेदनशीलता होने में समानता होती है। यानी ये विचारधारा ये मानती है कि हर व्यक्ति के अंदर इतनी बुद्धि या संवेदनशीलता होती है कि वो तर्क वितर्क करने की क्षमता भी रखता है। सबसे इस सिद्धांत का मानना है कि उदारवादी व लोकतांत्रिक शासन का गठन संविधानवाद के अनुसार अर्थात सीमित शासन के आधार पर होना चाहिए। शासन या सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है, यानी इस सिद्धांत का ये भी मानना है कि शासन या सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छाएं होती है या जनता की इच्छा होती है, अतः उसकी इच्छाओं के आधार पर ही शासन होना चाहिए। शासन संचालन के निश्चित एवं आधारभूत नियमों, जैसे एक नंबर, शासन का संचालन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए। यानी ये जो लोकतंत्र का ये सिद्धांत या दृष्टिकोण है ना, वो ये मानता है कि शासन संचालन के लिए निश्चित एवं आधारभूत नियम होते हैं। जैसे पहला, शासन का संचालन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा, शासन के गठन और उसके संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। तीसरा, शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी, यानी शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी भी होना चाहिए। चौथा, शासन का उद्देश्य सभी नागरिकों का हित या कल्याण करना होना चाहिए। यानी मानेगा प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रताएं व अधिकार प्राप्त होने चाहिए। यानी इस सिद्धांत या दृष्टिकोण का यह भी मानना है कि प्रत्येक नागरिक को कुछ स्वतंत्रताएं और अधिकार भी प्राप्त होने चाहिए तथा इनकी रक्षा, यानी इन स्वतंत्रताओं और अधिकारों की रक्षा के लिए शासन के द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना भी की जानी चाहिए। एक निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। यानी इस सिद्धांत या दृष्टिकोण का यह भी मानना है कि एक निश्चित अवधि के लिए, निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए तथा राज्य में एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। यदि एक ही दल का शासन होगा, एक ही दल होगा तो वहां तानाशाही होने लग जाएगी, इसलिए एक से अधिक दल भी होने
राजनीतिक दल भी होने चाहिए, ये इनका मानना है। वह लोकतंत्र में निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, यानी इस सिद्धांत या दृष्टिकोण का ये भी मानना है कि लोकतंत्र में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो बहुमत से लिए जाते हैं, किंतु इस प्रक्रिया में किसी भी स्थिति में, यानी बहुमत का जो प्रक्रिया अपनाई जाती है ना, उसमें भी किसी भी स्थिति में बहुमत के निर्णय को अल्पमत यानी संख्या में कम है तो उन पर बलपूर्वक थोपा नहीं जाना चाहिए, बल्कि अल्पमत के प्रति सहिष्णुता बरती जानी चाहिए। यानी बहुमत वालों को अल्पमत यानी कम संख्या वाले लोगों के प्रति सहिष्णुता दिखानी चाहिए। इस प्रकार के तत्वों से लोकतंत्र बहुसंख्यकवादी तानाशाही से अलग होता है।